हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेईई का पहला पेपर है, उसी के यूनिट 44 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आज के लिए हमारा अंडर राइटिंग एक्टिविटीज। तो ये जो है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करें। इससे पहले की जो चार एक्टिविटी वो हमने डिस्कस किया, आज हम पांचवी एक्टिविटी, पांचवी और उसके आगे की और एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। तो अंडर राइटिंग एक्टिविटीज का क्या पर्पस होता है? अंडर राइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड। तो मतलब बैंक क्या कर सकते हैं, अंडर राइटिंग वाली फैसिलिटीज जो है कस्टमर्स को दे सकते हैं। जो अंडर राइटिंग एक्टिविटी है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें जो रिस्क और जो प्राइस है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, तो वो बैंक जानने की कोशिश करता है कितना रिस्क है सिक्योरिटी में, कितना इसका प्राइस होना चाहिए। तो बैंक वो डिसाइड करता है। और ज़्यादातर जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, पहली बार जो आईपीओ निकालती है कोई कंपनी, तो उस टाइम पे ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कि कितना इसका शेयर प्राइस क्या रखना चाहिए, कितना इसमें रिस्क है। तो बैंक जो है ये अंडर राइटिंग की जो एक्टिविटी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए, उन कंपनीज के लिए जो है बैंक करके देता है। जो शेयर्स वो आईपीओ के तहत कंपनी इशूज कर रही है, तो उन कंपनीज को बैंक अंडर राइटिंग की सुविधा देगा। अंडर राइटिंग में क्या होगा कि वो डिटरमाइन करेगा कि इस शेयर्स में कितना रिस्क है और कितना इसका प्राइस इसमें होना चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी, पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए बैंक ऐसा करते हैं। तो इस शेयर्स के लिए भी कर सकता है, डिबेंचर्स या किसी बॉन्ड के लिए भी बैंक की एक्टिविटी कर सकता है। बैंकों का कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो ये एक्टिविटी कर सकता है, या बैंक मर्चेंट बैंकिंग सब्सिडी, मतलब एक सब्सिडी ओपन करके भी ये वाली एक्टिविटीज में कर सकता है। और इसमें बैंकों को जो प्रॉपर रेगुलेशंस का जो इन्वेस्टमेंट के तहत जो रेगुलेशंस है, वो रेगुलेशंस जो है अंडर राइटिंग फैसिलिटीज एक्टिविटीज के तहत भी उस रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। और जो बैंक है, बैंकों को परमिशन दिया हुआ है कि वो अंडरराइटिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट शेयर्स, किसी कंपनी को, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है और आईपीओ कर रही है, तो उसके तहत, या कोई डिबेंचर्स या पीएसयू बॉन्ड्स, तो अपनी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के तहत बैंक इन सभी का जो है शेयर्स का, बॉन्ड का अंडरराइटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए जो है प्रॉपर एक्सपोजर्स नॉर्म बैंकों के ऊपर लागू होते हैं। वो जो एक्सपोजर्स नॉर्म आरबीआई टाइम टू टाइम बताता है, जो कि स्टैच्यूटरी लिमिट जो कि सेक्शन 19(2) और 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया, तो उसके तहत जो है अंडर राइटिंग वाली एक्टिविटीज जो है बैंक करते हैं। इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आती है म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो बैंक है, जब भी म्यूचुअल फंड का कोई बिजनेस बैंक करना चाह रहा है अपने सब्सिडी के बिहाफ पे या डिपार्टमेंटली, तो उसको आरबीआई से पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से वो कर सकता है बैंक स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। तो जो भी सेबी की जो गाइडलाइंस लागू होती है टाइम टू टाइम, तो उसमें बैंकों को, जो भी बैंक म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर कर रहा था, उसको वो सेबी की गाइडलाइंस को जो है मानना पड़ता है। दूसरा, बैंक ने अपना जो है म्यूचुअल फंड जो भी बैंक इशू कर रहा है किसी कंपनी के बिहाफ पे, तो उसमें एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मेंशन करना है, एक क्लॉज मेंशन करना है। और उसमें मेंशन करना है कि जो भी स्कीम के तहत जो है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जनता के लिए होगा जो कि इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बैंक लायबल नहीं होगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में कोई लॉस हो जाता है, तो बैंकों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है प्रॉपर मेंशन आपको करनी होगी। एक तो बैंक जो कर रहा है, गाइडलाइंस जो सेबी की है टाइम टू टाइम, उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, बैंकों को म्यूचुअल फंड के लिए एक सुटेबल डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा। उस क्लॉज में, उस डिस्क्लेमर क्लॉज में मेंशन होना चाहिए कि जब भी म्यूचुअल फंड के तहत कोई भी स्कीम में कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो बैंकों का कोई लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तब। और बैंक क्या कर सकता है, बैंक जो है म्यूचुअल फंड की एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनके एजेंट का बैंक काम करेगा। बैंक अपने कस्टमर्स को जो है म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट बेचेगा और बदले में कमीशन उनसे चार्ज करेगा। ठीक है, फॉर सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड सर्विसेज। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के एजेंट का भी बैंक काम कर सकता है एज ए पार्ट ऑफ देयर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एक्टिविटीज। तो थर्ड पार्टी में से एक तो कस्टमर हो गया पहला पार्ट, दूसरा बैंक हो गया। तो थर्ड पार्टी हमारा ये म्यूचुअल फंड कंपनी के इसमें हो गया। तो इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है जो कि बैंकों को माननी पड़ती है। पहला, बैंक शुड ओनली एक्ट एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर्स फॉरवर्डिंग द। तो इसमें जो है बैंक उसके एजेंट का काम कर रहा है, सिर्फ उसका काम है कि जो इन्वेस्टर्स की जो एप्लीकेशंस है, वो जो है सेल के लिए दिया जाए म्यूचुअल फंड को। जो इन्वेस्टर जो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उनको जो है म्यूचुअल फंड यूनिट्स दी जाए, तो बैंक सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम करेगा। और इसमें पूरा जो डिसीजन है वो कस्टमर के अपने रिस्क के ऊपर होता है, और बैंक कोई टाइप का एश्योर्ड रिटर्न का इसमें गारंटी नहीं देता है। दूसरा बोला है कि बैंक शुड नॉट एक्वायर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट से बैंक लेता है, सेकेंडरी मार्केट से बैंक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक्वायर नहीं कर सकता। तीसरा, बैंक शुड नॉट बाय बैक म्यूचुअल फंड फ्रॉम देयर कस्टमर। तो कस्टमर ने म्यूचुअल फंड मान लीजिए खरीदा, तो बैंक उनसे नहीं खरीदेगा, बाय बैक नहीं करेगा। चौथा, इफ ए बैंक प्रपोज टू एक्सटेंड एनी क्रेडिट फैसिलिटी। अगर मान लीजिए जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है उसको सिक्योरिटी मान के अगर बैंक कोई लोन दे रहा है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, तो प्रॉपर जो आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है इसके रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से बैंक जो है सैंक्शन करेगा। अगर कभी भी कोई लोन दे रहा है म्यूचुअल फंड्स को, यूनिट्स को सिक्योरिटी मान के, या शेयर या डिबेंचर्स को, तो उसके लिए प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस आरबीआई ने दिए, तो उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा अकॉर्डेंस के हिसाब से उसको पूरा मान के बैंक किसी तरह का जो लोन है इस तरह के कस्टमर के इन सिक्योरिटीज के बिहाफ पे जो है लोन देगा।
नेक्स्ट बोला है कि बैंक होल्ड ऑन बिहाफ, तो कई बार क्या करते हैं कि बैंक जो है कस्टमर के म्यूचुअल फंड को अपनी कस्टडी में भी रखने का काम करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, और शुड इंश्योर दैट देयर ओन इन्वेस्टमेंट, तो बैंकों ने खुद ने भी इन्वेस्टमेंट किया होता है तो वो उससे अलग होना चाहिए, कीप इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बैंकों का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो भी म्यूचुअल फंड यहाँ इन्वेस्ट करता है ना, तो बैंकों ने खुद जो इन्वेस्ट किया हुआ है और कस्टमर के बिहाफ पे जो म्यूचुअल फंड यूनिट रखी है तो वो डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग रहना चाहिए। नेक्स्ट बोला है बैंक शुड पुट इन प्लेस एडिक्वेट एंड इफेक्टिव, तो बैंकों को जो है प्रॉपर एक कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें भी होना चाहिए जो देखेगा कि किस तरह से बैंक म्यूचुअल फंड की जो एक्टिविटी कर रहा है। लास्ट पॉइंट बोला है कि बैंक आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक म्यूचुअल फंड बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं है कि बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी रिस्क शेयरिंग बेसिस पे काम कर रही है, रिस्क पार्टिसिपेशन बैंकों का अलाउ नहीं है। अगर कहीं बैंकों ने जॉइंट वेंचर या सब्सिडी जो है ओपन की स्पेसिफिक रिस्क के लिए, वो अलग केस है, पर एज सच बैंकों को कोई रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे, मतलब म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क बेसिस पे जो है ये बिजनेस नहीं करना है। तो ये इसके साथ ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो म्यूचुअल फंड में हमने क्या क्या देखा था, ये चीज़ से पहले जो अंडर राइटिंग एक्टिविटीज था तो उसमें वही देखा था कि जो बैंक है, कोई भी कस्टमर, कोई भी कंपनी है वो आईपीओ ला रही है तो उसको जो शेयर्स है उसके प्राइस को और उसके जो रिस्क को, उसके लिए बैंक उसके जो शेयर्स या बॉन्ड या उसकी अंडर राइटिंग की एक्टिविटीज में करती है। और इसके लिए प्रॉपर जो सेक्शन 19(2) and 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई ने जो जो नॉर्म्स बताया उन नॉर्म्स को बैंक पालन करती है। तो कोई भी कॉर्पोरेट शेयर्स या डिबेंचर्स उसकी अंडर राइटिंग की सुविधा जो है बैंक इसमें देती है, यानी कि उनके शेयर्स या उस पर कितना रिस्क है उतना उनका कितना प्राइस होना चाहिए, तो ये वाली एक्टिविटी बैंक इसमें करती है। तो अंडर राइटिंग जो वर्ड है इसका मतलब वही है, जैसे जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो अंडर राइटिंग में क्या करती है, उनका काम होता है कि जो बोरोवर है जिनको आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं कितना उसका रिस्क होगा कितना प्रीमियम होगा, तो उस एक्टिविटी को अंडर राइटिंग बोला जाता है। तो सेम शेयर्स में भी वही है कि शेयर्स में कितना रिस्क है कितना उसका प्राइस है होना चाहिए कितना बॉन्ड है, तो वो बैंक डिसाइड करती है, तो उसको बोला जाता है अंडर राइटिंग एक्टिविटीज। ऐसे म्यूचुअल फंड बिजनेस भी बैंक करती है, आरबीआई से पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा तब ये बिजनेस बैंक कर सकते हो। इसमें बैंक अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी म्यूचुअल फंड को तो प्रॉपर जो सेबी की गाइडलाइंस है बैंकों को मानना पड़ता है। दूसरा बोला है कि अगर जो बैंक किसी म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएट हो रहा है तो बैंकों को प्रॉपर डिस्क्लेमर क्लॉज मेंशन करना चाहिए कि बैंकों को कोई भी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस स्कीम के तहत। दूसरा, बैंक उसके एजेंट का भी काम करती है, म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसके एजेंट बन के भी बैंक काम करती है, जो कस्टमर है उसको उसके प्रोडक्ट जो है बेचने का काम करती है। तो बैंक उसके उसमें जो कस्टमर को एक एजेंट बन के काम करती है और बैंकों का इसमें कोई लायबिलिटी इसमें नहीं रहता है। दूसरा बोला है कि बैंक जो है सेकेंडरी मार्केट से म्यूचुअल फंड को नहीं एक्वायर करेंगे। तीसरा जो है अपने कस्टमर जो है जिनको म्यूचुअल फंड बेचा उनसे बैंक बाय बैक नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड। चौथा बोला है कि अगर बैंक कोई उनको लोन दे रहा है इस म्यूचुअल फंड या डिबेंचर से शेयर को सिक्योरिटी मान के, तो जो लोन बैंक के द्वारा दिया जा रहा है उस कस्टमर को, तो वो जो लोन है वो प्रॉपर जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है उसी गाइडलाइंस को पूरा करके उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो बैंक इसमें लोन देगा। नेक्स्ट बोला है कि कई बार बैंक क्या करती है जो म्यूचुअल फंड कस्टमर के बिहाफ पे उसकी कस्टडी भी लेती है, तो जो बैंकों ने म्यूचुअल फंड कस्टमर के जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है उसकी जो कस्टडी ली है और बैंकों ने खुद ने जो एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो अलग अलग इसमें रखना है। नेक्स्ट बोला प्रॉपर एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए जो देखेगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। लास्ट पॉइंट आ रहा है कि जो बैंक है उसको रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे म्यूचुअल फंड वाली एक्टिविटी में अलाउड नहीं है एक्टिविटीज करना, बैंकों की सब्सिडी या जॉइंट। नेक्स्ट बैंकों की पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस भी बैंक करता है और किस तरह से अपनी सब्सिडी के थ्रू वो जनरली करता है, तो इसमें लिखा है कि नो बैंक शैल अंडरटेक, कोई भी बैंक जो है इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करेगा रिस्क लेके एक्सेप्ट थ्रू और सब्सिडी या जॉइंट वेंचर। तो बैंक चाहे तो कोई अपनी सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के थ्रू ये इंश्योरेंस वाली एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी बैंकों को कुछ कंडीशंस है जो उसको पूरी करनी पड़ेगी। एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के 31 मार्च में बैंकों का जो है डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहला, इट एज ए नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, आपके असेट्स माइनस लायबिलिटी का जो डिफरेंस है उसको नेटवर्थ बोला जाता है। जितने भी आपके लोन है और जितने भी आपने डिपॉजिट लिए उसके डिफरेंस को आपका नेटवर्थ बोला जाएगा। अगर आपके असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो नेटवर्थ पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा है असेट से तो उस केस में वैल्यू नेगेटिव आपको मिलेगी। तो बैंकों का जो नेटवर्थ है 1,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए, और अगर वो मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी किसी इक्विटी कंपनी में या कोई सब्सिडी बना के जो कि इंश्योरेंस बिजनेस करेगी, तो उसके बाद जो नेटवर्थ बचना चाहिए नॉट लेस देन 500 करोड़। तो अभी जो है नेटवर्थ 1,000 करोड़ होना चाहिए और इन्वेस्ट करने के बाद जो नेटवर्थ बैंकों का बचना चाहिए वो 500 करोड़ से कम नहीं बचना चाहिए, नॉट लेस देन 500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बैंकों को सफिशिएंट जो मिनिमम कैपिटल रखने के लिए बोला है आरबीआई ने वो बैंकों को मेंटेन करनी है, और इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर सीसीबी। ये हमने बेसल 3 नॉर्म में देखा ना कि बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी रखना होता है 2.5%। इसका एक लिमिट रहता है कि इस लिमिट तक आपको रखना है टाइमिंग के हिसाब से। तो प्रॉपर कैपिटल आपको मेंटेन करनी है और कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी आपको इसमें मेंटेन करना है। तीसरा, जो एनपीए होते हैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इज नॉट मोर देन 3%। मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है, उसमें से कुछ लोन एनपीए हो गया तो वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इट हैज मेड प्रॉफिट इन प्रेसिडिंग, तो लास्ट 3 साल का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से जो बैंक है उसको प्रॉफिट, उसका जो है नेट प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना चाहिए, बैंक लॉस में नहीं होना चाहिए। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडी इफ एनी इज सेटिस्फैक्ट्री, और मान लीजिए कोई बैंकों का सब्सिडी है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा इसमें होना चाहिए। जो बैंक है वो अपना सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के थ्रू क्या करता है, इंश्योरेंस एक्टिविटी कर सकता है। और इसमें दो है, एक तो कोई अलग से जॉइंट वेंचर सेटअप करेगा, या ये बोले कि बैंक एक इंश्योरेंस ब्रोकर का काम भी कर सकता है, मतलब बैंक डिपार्टमेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी के ब्रोकर की तरह भी जो है काम कर सकता है। तो दो ऑप्शन है, या तो अपनी सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के थ्रू इंश्योरेंस बिजनेस करे, या एक ब्रोकर बन जाए ऑलरेडी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका, और बदले में कमीशन बैंकों को इसमें मिलेगा। तो पहले मैं बोला है कि कोई भी बैंक अगर इंश्योरेंस बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है अलग से सब्सिडी के थ्रू, तो उसको ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। पहला, इट्स नेट वर्थ नॉट लेस देन 500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग, तो उस कंपनी में जो कि सब्सिडी वो सेटअप कर रहा है जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट के बाद जो नेटवर्थ बचना चाहिए बैंकों का 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी है 1 2 3 4 5 कि मिनिमम जो है कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए इंक्लूडिंग सीसीबी, और उसका जो नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट से 3% से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना चाहिए, लॉस में नहीं जाना चाहिए, और उसकी जो सब्सिडी उसका परफॉर्मेंस अगर है कोई तो वो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो बाकी के पॉइंट्स है 1 to 5, तो ये सारे ही लागू होते हैं अगर आप सब्सिडी ओपन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप डिपार्टमेंटली ब्रोकर वाली सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस आपको लागू करनी होगी। तो इसमें बोला है कि तो इसमें जो इंश्योरेंस ब्रोकर है उसका आपको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बैंकों को लाइसेंस होना चाहिए कि वो इंश्योरेंस ब्रोकर का काम कर सकता है। ठीक है, तो एक तो IRDA से लाइसेंस लेना। दूसरा, जो भी एम्प्लॉय जो कि डिपार्टमेंटली कर रहे हैं तो बैंकों के एम्प्लॉय ही इंश्योरेंस में या ब्रोकरिंग बिजनेस में डील करेंगे, तो उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बैंकों में भी आपने देखा होगा कोई स्टाफ, चाहे आप अवार्ड स्टाफ बोल लीजिए और या फिर ऑफिसर बोल लीजिए, दोनों ही केसेस में उनको उन्होंने इंश्योरेंस का एक एग्जाम क्लियर किया होता है, और उसके बाद ही वो इंश्योरेंस वाले जो है मेकर चेकर कंसेप्ट वो कर सकते हैं, यानी तभी वो इंश्योरेंस वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर के लिए इंश्योरेंस पुट कर सकते हैं सिस्टम में कब, जब उनके खुद का एक एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए। तो वही बोला है कि जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी स्टाफ उसमें डील कर रहा है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके साथ ये जो पैरा बैंकिंग वाला टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है पेंशन फंड मैनेजमेंट बाय बैंक। तो शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं कि इंश्योरेंस में क्या है। इसमें बोला है कि जो बैंक है वो इंश्योरेंस वाली एक्टिविटी कर सकता है, और उसको ये सारी जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करना चाहिए। पहला, उसका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, और इंश्योरेंस में अगर उसने सब्सिडी या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया है तो 500 करोड़ से कम पैसा नहीं बचना चाहिए। ठीक है। दूसरा बोला है कि CCB यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बाद भी जो है उसका जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। तीसरा है जो NPA 3% से कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 3%। चौथा बोला है कि 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए एनपीए। चौथा बोला है कि पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट हो, और लास्ट बोला है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी अगर कोई सब्सिडी है तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा होना चाहिए। फिर इसके बाद बोला दो ऑप्शन है बैंकों के पास, या तो वो अलग से अपना सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के थ्रू इंश्योरेंस बिजनेस करे, या फिर ब्रोकर के तहत डिपार्टमेंटली वो बिजनेस भी कर सकता है इंश्योरेंस का। तो इस केस में सारी कंडीशन जो लिखी यहाँ पे 1 to 5 सारी की सारी कंडीशन की इन्वेस्टमेंट के बाद 500 करोड़ बचने चाहिए, और ये सारी की सारी कंडीशन इसमें ये जो है लागू होती है। अगर डिपार्टमेंटली बैंक ये बिजनेस कर रहा है तो प्रॉपर जो एक IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कौन है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट करती है। तो उससे बैंकों को एक लाइसेंस मिलना चाहिए कि मैं यानी कि बैंक इंश्योरेंस ब्रोकर का काम कर सकता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो कि IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने बताया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम जो है क्लियर किया जाना चाहिए, तभी आप इंश्योरेंस ब्रोकर का काम कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेंशन फंड मैनेजमेंट बाय बैंक। तो इसमें बोला है कि बैंक क्या कर सकता है, पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम भी कर सकता है अपनी एक सब्सिडी ओपन करके। ठीक है, इस पर्पज के लिए सब्सिडी ओपन करके, पर उसके लिए भी जो बैंकों को ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। तो इसमें जो भी डेटा की बात की है एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का 31 मार्च में जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से ये सारी बातें की गई है। पहला बोला है बैंक शेल नॉट अंडरटेक द बिजनेस ऑफ पेंशन फंड डिपार्टमेंटली। तो बैंक जो है ये जो पेंशन फंड का काम डिपार्टमेंटली, मतलब बैंकों का डिपार्टमेंट के तौर पे नहीं होगा अगर बैंक पेंशन फंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पेंशन का जो पैसा आया है पेंशन फंड, तो उसको मैनेज करने का ये सारा काम देखता है। ठीक है, अब उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये पेंशन प्रोडक्ट की अगर बात कीजिए कस्टमर को दे रहा है तो वो पेंशन फंड मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बैंक डिपार्टमेंट वाइज नहीं करता। बैंकों में भी आपने देखा होगा कि आप डिपार्टमेंट वाइज अगर आप बैंकों में काम करते हो तो ये पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम नहीं जैसे होता। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है। और अगर बैंकों को ये वाला पैरा बैंकिंग एक्टिविटी करनी है पेंशन फंड वाली, तो उसके लिए बैंकों को अपनी एक सब्सिडी सेटअप करनी पड़ेगी स्पेशली इस पर्पज के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज ये काम नहीं होता है। दूसरा,
जो नेटवर्थ है, मान लीजिए बैंक ने कोई कंपनी कोई सब्सिडी सेटअप की और उसमें इन्वेस्ट किया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जो है कम से कम 500 करोड़ बैंकों के पास नेटवर्थ बचनी चाहिए। तीसरा उसका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इन्वेस्टमेंट के बाद बैंकों का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बैंकों को पूरा करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, 3% से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस मेकिंग जो बैंक है वैसा नहीं होना चाहिए। लास्ट बोला है कि अगर कोई सब्सिडी है उसकी तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा खासा यानी कि सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस बैंकों की लागू होती है एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च में, अगर ये सारी कंडीशंस बैंक पूरी करता है तो अपनी सब्सिडी सेटअप कर सकता है और पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस को कर सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का मतलब क्या होगा कि बैंक अपने कस्टमर्स को एडवाइस करता है कि कहाँ का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक अलग से सर्विसेज होती है, उसके लिए बैंक अलग से चार्ज भी करता है, फी कमीशन चार्ज करता है। तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। जैसे कस्टमर है उसको नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए टैक्स सेविंग होगा, बहुत सारी चीजें बैंक को मालूम होती है, ठीक है। इसीलिए वो जो है कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए तो बैंक उसमें उसकी मदद करता है, तो उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। ज्यादातर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं जिनको नहीं मालूम कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो बैंक उनको ये सर्विसेज भी देता है। तो जो बैंक चाहे तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज कर सकता है एक सेपरेट अपनी सब्सिडी ओपन करके, ठीक है। बैंकों की एक सब्सिडी होगी जो कि इसी काम को करती होगी, इसी पर्पस के लिए उसको सेटअप किया गया होगा और आफ्टर टेकिंग स्पेसिफिक प्रेयर अप्रूवल। लेकिन ऐसा कोई सब्सिडी बनाने से पहले आपको आरबीआई से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में शायद आप उन प्रोडक्ट को लेके जो है उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके एडवाइस कर सकते हैं जो कि बैंकों को परमिटेड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया कि बैंक कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। 10th पॉइंट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें बोला है कि कोई भी बैंक अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कोई सर्विसेज करना चाह रहा है तो पॉइंट नंबर ए में बोला है कि अगर बैंक कोई सब्सिडी या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से रिगार्डिंग अगर कोई सब्सिडी कुछ बैंक ओपन करना चाह रहा है तो पहले से विदाउट द प्रेयर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, बिना आरबीआई के अप्रूवल के बिना बैंक ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई भी सब्सिडी अगर सेटअप करनी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए तो उसके लिए पहले से आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा कि बैंकों के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के लोन असेस जो है रखे हुए, तो उसको मैनेजमेंट का काम बैंक देखेगा, ठीक है। तो वही होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी फी बेस्ड होता है। मतलब कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से पोर्टफोलियो आपको रखने चाहिए, उसके मैनेजमेंट में बैंक कस्टमर को सपोर्ट करता है और ये पूरा फी बेस है, मतलब बैंकों का इसमें कोई रिस्क नहीं है। और प्रॉपर बैंक कस्टमर को इंटीमेट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि ये पूरा फीस बेस है और हम आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें जो फाइनल डिसीजन है कस्टमर का ही होता है कि उसको कौन-कौन से पोर्टफोलियो को जो है देना है, बैंक किस-किस पोर्टफोलियो को उसके मैनेज करेगा, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन कस्टमर का ही होता है कि कौन-कौन से पोर्टफोलियो को बैंक को मैनेज करने के लिए बोलता है। और इसमें जो है बैंक अपनी कोई सब्सिडी ओपन करके इस काम को कर सकता है, बट सब्सिडी ओपन करने से पहले उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बी पॉइंट में बोला है कि एक बैंक ऑलरेडी अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंटली कर रहा है, मतलब बैंकों का एक डिपार्टमेंट है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम देख रहा है, तो उसको ये सारी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। पहला बोला है कि ये एक तरीके का जो है ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, मतलब कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी कंसल्टेंसी या उसका मैनेजमेंट का ही काम होता है। और फॉर ए फी, मतलब इसके लिए बैंक आपसे फी चार्ज करता है और वो पूरा कुछ कस्टमर के रिस्क पे है कि बैंक उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी देगा कि यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो कस्टमर का ही होगा। और जो फी कस्टमर से बैंक चार्ज कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द रिटर्न ऑफ क्लाइंट, जो हमारा कस्टमर है जो कि क्लाइंट है तो उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंकों का फी अपना अलग से जो है बैंक उसको चार्ज करता है। और जो फंड होगा द फंड शेल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ए पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर। तो कम से कम 1 साल तक का जो है आपका फंड होना चाहिए जिसका बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है, 1 साल से कम तक का जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। चौथा बोला है कि कोई भी बैंक ने पैसा एक्सेप्ट किया है कस्टमर के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए शेल नॉट बी इंटरेस्टेड टू अनदर बैंक फॉर मैनेजमेंट। तो बैंक ने खुद कस्टमर के पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करने के लिए और किसी और बैंक को बैंक नहीं देगा, इसमें ये पॉइंट बोला है। नेक्स्ट बोला है कि तो पोर्टफोलियो मैनेजर पर्पस के लिए जो फंड कस्टमर ने दिया है तो इसको बैंक कॉल मनी में लोन दे रहा है या किसी और पर्पस के लिए इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि जो भी बैंक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज दे रहा है तो क्लाइंट वाइज उसको कस्टमर का सारा सारा रिकॉर्ड रखना है कि कब फंड को एक्सेप्ट किया, कहाँ पे इस फंड को इस्तेमाल किया गया और कितना डिविडेंड मिला और कितना मतलब टैक्स डिडक्शन हुआ, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है बैंक प्रॉपर मेंटेन करेगा और सारा कुछ कस्टमर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कभी भी कस्टमर उसकी स्टेटमेंट मांगेगा तो बैंक उसको वो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला है
कि बैंक खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट का काम करता है। तो बैंक खुद का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू शैल बी कीप्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब बैंकों का अपना इन्वेस्टमेंट है, बैंकों का एक ट्रेजरी है जो खुद अपना इन्वेस्टमेंट करती है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तहत कस्टमर के लिए बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोनों ही केसेस को अलग अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट बोला है कि बैंकों को जो है जनरल लेजर में जो भी है क्लाइंट पोर्टफोलियो अकाउंट करके एक अकाउंट मेंटेन करना है, और वहां पे क्लाइंट के थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो पैसा आया डे टू डे बेसिस पे, तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उस जनरल लेजर अकाउंट पे। और बैंकों का एक जो फंक्शन डिपार्टमेंट है जो कि ट्रेडिंग कर रहा है या बैक ऑफिस फंक्शन कर रहा है, खुद का बैंकों का अपना इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो यानी कस्टमर का इन्वेस्टमेंट, तो वो सेपरेटली काम करना चाहिए। मतलब एक डिपार्टमेंट जो कि बैंकों का इन्वेस्टमेंट का देख रहा है, एक कस्टमर जो क्लाइंट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अगर कोई भी ऑडिट अगर एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो क्लाइंट्स का हो रहा है, तो उस अकाउंट का जो है सेपरेटली ऑडिट जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसमें एक और बात बोला है कि इतनी सारी कंडीशंस की हमने बात की, 9-10 कंडीशन, तो ये सारी कंडीशंस जो है बैंकों की सब्सिडी पे लागू होती है एज दे आर नॉट कर, लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आरबीआई या सेबी के रेगुलेशंस के खिलाफ हो। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशंस जो है सेबी या आरबीआई के रेगुलेशन के खिलाफ है, तो उस कंडीशन को लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ जो ये वाला टॉपिक है, ये वाली जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, ये भी आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो इसमें सिंपल था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कस्टमर बैंकों को पैसा देगा और बोलेगा कि इस पैसे को तुम मैनेज करो, या फिर इस असेट्स को यहाँ पे मैनेज करो, अपने हिसाब से इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, इस तरह से जो है सर्विसेज बैंक को देता है। तो इसमें बैंक कस्टमर को क्लियर कट बोलता है कि इस सर्विसेज के लिए मैं आपसे फी चार्ज करूंगा, और जो रिस्क है अल्टीमेट रिस्क आपका है, और जो मैं फी चार्ज करूंगा आपको जितना रिटर्न मिलने वाला है जहाँ पे भी हमने आपके पैसे को इन्वेस्ट किया, तो वो उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब जो हमारा फी चार्ज है, इस बात पे फी नहीं होगा कि ज्यादा रिटर्न तो ज्यादा फी, ऐसा कुछ नहीं। बैंकों का स्पेसिफिक या फिक्स फी इसमें रहता है। तो उसने बोला कि अगर बैंक कोई सब्सिडी इस पर्पज के लिए सेटअप करना चाहता है, तो पहले से बैंकों को आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में इसमें बोला हुआ है कि अगर ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बैंक डिपार्टमेंट वाइज कर रहा है, तो उसको इतनी सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या कंडीशंस है? पहला बोला है कि ये पूरा फी बेस होता है और इसमें सारा रिस्क कस्टमर का ही होता है। दूसरा बोला है कि कितना रिटर्न कस्टमर को मिलेगा और बैंक कितना फी चार्ज कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और कम से कम 1 साल तक के लिए जो है पोर्टफोलियो को बैंक मैनेज करेगा, उससे कम साल के लिए नहीं होना चाहिए, उससे कम टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। और जो भी क्लाइंट का सारा रिकॉर्ड है बैंक चेक करेगा, और जैसे उससे कोई भी फंड एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो सारा कुछ जो है स्टेटमेंट में कस्टमर की जो है मेंशन होना चाहिए। जो प्रॉपर स्टेटमेंट में सब चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और बैंक खुद भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट करता है और कस्टमर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हिसाब किताब सेपरेट सेपरेट अलग अलग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में बोला है कि उसकी स्पेशल एक अलग से ऑडिट होनी चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, जो भी क्लाइंट का अकाउंट है, तो बैंक उसकी अलग से ऑडिट कराएगा एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। और ये सारी कंडीशंस बैंकों पे लागू होगी कब तक? जब तक वो आरबीआई या सेबी की किसी गाइडलाइंस का कॉन्ट्राडिक्शन ना करे, तब तक ये सारी कंडीशन जो है लागू होगी। 10th हो गया। अब 11th वाली पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, एजेंसी बिजनेस बाय बैंक। तो बैंक क्या करता है? एजेंट का भी काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए। सो एजेंसी बिजनेस का मतलब क्या है कि बैंक एजेंसी बिजनेस कैन बी अंडरटेकन, शैल बी अंडरटेकन ओनली फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन बिंग बैंक इज परमिटेड टू डील। तो जो जो बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों को कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करने के लिए बोला, तो उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बैंक एजेंसी बिजनेस कर सकता है। और ये प्रॉपर फी बेसिस होगा विदाउट एनी रिस्क। मतलब इसमें बैंकों का कोई रिस्क नहीं है। अगर बैंक एजेंट होकर कोई काम कर रहा है, तो बैंक उसके लिए फी चार्ज करेगा, बट किसी टाइप का रिस्क पार्टिसिपेशन बैंक की तरफ से नहीं होगा। और कोई भी बैंक अगर म्यूचुअल फंड का डिपार्टमेंटली कोई भी एजेंसी बिजनेस कर रहा है, तो इतनी सारी कंडीशंस जो है उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशंस क्या क्या है? पहली बात, जो जैसे म्यूचुअल फंड के लिए बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए अगर एजेंसी बिजनेस कर रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड एजेंट बन के बैंक बेच रहा है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एजेंट बन के वो ये काम कर रहा है। तो अगर एजेंसी बिजनेस कर रहा है म्यूचुअल फंड के लिए, तो ये सारी कंडीशंस होती है। पहली बात, जो इन्वेस्टर्स है यानी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन आई है, चाहे परचेज के लिए या सेल्स के लिए आई है, तो वो सीधे ही म्यूचुअल फंड को वो बैंक रेफर करेगा। ठीक है, तो बैंकों का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कस्टमर से म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन लेकर उसको रेफर करेगा। दूसरा, कस्टमर इंटरेस्टेड है किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी यूनिट को परचेज करने में, तो ये कस्टमर का रिस्क है। बैंक किसी भी टाइप के एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी नहीं देता, क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो कोई भी रिस्क हो सकता है, तो बैंक किसी रिटर्न की इसमें गारंटी नहीं देता है। और कोई भी म्यूचुअल फंड बैंकों को सेकेंडरी मार्केट से नहीं लेना है। ठीक है, या कस्टमर से नहीं खरीदना है। अगर बैंकों को कोई म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है, वो सेकेंडरी मार्केट से नहीं लेगा, और कस्टमर से कोई भी म्यूचुअल फंड बैंक खुद खुद के लिए जो है नहीं खरीदेगा कस्टमर से। नेक्स्ट इसमें बोला है कि अगर बैंक क्रेडिट फैसिलिटी अपने इंडिविजुअल को दे रहा है,
और सिक्योरिटी क्या ले रहा है, म्यूचुअल फंड। तो कस्टमर के पास म्यूचुअल फंड उसने लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड यूनिट को सिक्योरिटी मान के बैंक अगर उस कस्टमर को कोई लोन दे रहा है तो प्रॉपर एक मास्टर मास्टर डायरेक्शंस है, क्रेडिट मैनेजमेंट इशूड। तो आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर डायरेक्शन जारी किया, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से बैंक ऐसा करेगा। और बैंक खुद भी जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इस कस्टमर शैल कीप इट्स इन्वेस्टमेंट। तो बैंक ने खुद ने भी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कस्टमर की यूनिट जो बैंक ने ली हुई है, कस्टमर के बिहाफ पे म्यूचुअल फंड जो बैंक ने ली हुई है, तो वो सेपरेट सेपरेट होगा, अलग अलग रहेगा। और तो ये म्यूचुअल फंड के ऊपर हो गया। ऐसे ही आपको बताया कि कॉर्पोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी में भी बैंक एजेंसी का काम करता है, तो उसमें भी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कंडीशंस वही है कि जो बैंक है वो इंश्योरेंस ब्रोकर का काम करेगा, आईआरडी का जो उसने लाइसेंस लिया उसके हिसाब से, और प्रॉपर बैंकों की एक अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से जो है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन अपने कस्टमर को करेगा। नेक्स्ट में बोला है कि जो बैंकों के एम्प्लॉयज जो स्टाफ डील कर रहे हैं इंश्योरेंस एजेंसी में या ब्रोकरेज सर्विस में, तो उनको क्या क्वालिफिकेशन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उन स्टाफ का जो इसमें डील कर रहा है, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और अब बैंकों को अपने कस्टमर को जो है ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट वे में ट्रीट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको मतलब कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा नहीं कि कोई डेटा को गलत तरह से बता रहे हो या फिर बेनिफिट्स के लिए कस्टमर को झूठ बोल रहे हो। सब कुछ चीज़ें ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नो इंसेंटिव। तो किसी भी टाइप का कैश या नॉन कैश की फॉर्म में जो स्टाफ इन्वॉल्व हो रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिजनेस में, इंश्योरेंस ब्रोकर में जो स्टाफ है उसको किसी भी टाइप का कैश या नॉन कैश की फॉर्म में किसी भी टाइप का इंसेंटिव नहीं दिया जाना चाहिए। और एक और बात इसमें बोली है कि ये बात साफ क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिकली, जो है कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है वो कस्टमर का वॉलंटरी, मतलब उसकी अपनी मर्जी है, और बैंकों का इससे कोई मतलब किसी टाइप का बैंकों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कस्टमर की अपनी मर्जी है कि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहता है नहीं लेना चाहता। बैंकों से मतलब कस्टमर ने इंश्योरेंस लिया और उसके बिहाफ पे कोई बैंक उसको किस टाइप का लोन देगा तो वो उससे लिंक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि आपने इंश्योरेंस खरीद लिया तो बैंक आपको ये लोन सेंक्शन करेगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसमें बोला हुआ है। लास्ट बोला एक प्रॉपर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, मतलब आप कस्टमर को कोई कंप्लेन है इसके रिगार्डिंग, तो एक प्रॉपर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई इशू है तो वो कंपनसेशन के लिए जो है कंप्लेन कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए। एजेंसी, तो बैंक क्या कर सकता है, एजेंसी बिजनेस कर सकता है और प्रॉपर फी बेस होगा, मतलब बैंकों का कोई रिस्क नहीं है, वो जैसे म्यूचुअल फंड का एजेंट बनकर या इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनकर बैंक के बिजनेस कर सकता है। तो अगर म्यूचुअल फंड का बिजनेस वो डिपार्टमेंट वाइज करेगा तो फी बेस होगा, बैंकों का कोई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और बैंक कस्टमर के एप्लीकेशन को लेकर म्यूचुअल फंड को फॉरवर्ड कर रहा है, बैंकों का अपना कोई इसमें रिस्क नहीं है। बैंक किसी एश्योर्ड गारंटी या रिटर्न के बारे में नहीं बात करता, मतलब बैंक ऐसा नहीं बोलता कि हम जो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं इसको लो आपको इतना एश्योर्ड रिटर्न या गारंटी मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बैंक म्यूचुअल फंड जो सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर नहीं करेगा, और ना ही किसी कस्टमर के म्यूचुअल फंड को बैंक अपने लिए खरीदेगा। फिर इसमें बोला है कि अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटी मान के बैंक कोई लोन दे रहा है, ठीक है, कोई टाइप का क्रेडिट दे रहा है, तो प्रॉपर एक आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जारी किया, तो उस सर्कुलर के हिसाब से होगा और कोई स्पेशल प्रेफरेंस इसमें नहीं दिया जाएगा। और बैंक अपने लिए, बैंकों का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट देखता है, और उसने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और बैंक ने अपने कस्टमर का यूनिट्स रखा है इन्वेस्टमेंट फंड का, अगर कस्टडी रखा है तो वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फिर इंश्योरेंस के ऊपर भी बोला है कि बैंक क्या कर सकता है, आईआरडी के द्वारा अगर उसको लाइसेंस मिला है कि इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकता है तो बैंक ये वाली एक्टिविटी भी कर सकता है। इसके लिए प्रॉपर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है कस्टमर को किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बोला है कि एक पॉलिसी उसको लेके भी है कि जो स्टाफ इन्वॉल्व होगा, जो इंप्लॉइज होंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बोला है कि जो भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं वो ऑनेस्ट और फेयर और ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ झूठ बोल दिया, हमने ऐसा बोला कि इस इंश्योरेंस का इतना प्रीमियम कीजिए आपको इतना इसमें बेनिफिट मिलेगा, या कुछ ऐसा हमने झूठ बोला, तो वैसा नहीं करना, सब कुछ फेयर ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि हम अपना जो स्टाफ जो कि इंश्योरेंस में डील कर रहा है, जो हमारा इंश्योरेंस ब्रोकर है, जो भी स्टाफ है, तो उसको किसी भी प्रकार का कैश या नॉन कैश की फॉर्म में कोई भी इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। कैश तो उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर दे दिया, कैश दे दिया। नॉन कैश मतलब किसी टाइप का फॉरेन टूर आपको दे दिया कि आपने इतना का इंश्योरेंस बिजनेस किया तो आपको फॉरेन टूर घूमने को मिलेगा। तो इस तरह का जो कैश या नॉन कैश किसी भी फॉर्म में स्टाफ को इंसेंटिव नहीं देना चाहिए। और जो पब्लिसिटी जो मटेरियल है जो बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें जो है साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि ये कस्टमर का वॉलंटरी है, मतलब इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है ये कस्टमर की मर्जी है, और इसका कोई लिंक बैंक का किसी लोन से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इंश्योरेंस लोगे तो बैंक आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी या किस टाइप का लोन देगा, वैसा कुछ नहीं है। और लास्ट में बोला कि एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर कंप्लेन कर सके अगर उसको कोई इशू है तो उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और वो जो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए वो बोर्ड अप्रूव होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका जो पॉइंट है एजेंसी बिजनेस बाय बैंक, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रेफरल सर्विसेज, ठीक है, 12 पॉइंट है, 12th पैरा बैंकिंग है रेफरल सर्विसेज। तो इसमें बोला है कि जो बैंक है
बैंक अपनी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी में रेफरल सर्विसेज जो है वो भी दे सकता है। तो रेफरल सर्विसेज में क्या क्या इसमें आ जाएगा, इसमें बोला है कि बैंक अपनी जो रेफरल सर्विस का मतलब क्या हुआ, रेफरल सर्विस का मतलब बैंक का कोई कस्टमर मान लीजिए लोन लेने आया, ठीक है, और बैंक ने उसको कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो है उसको रेफर किया। जैसे कहते हैं ना, ये उसको आपको किसने रेफर किया, जैसे कस्टमर से आप पूछते हैं किसने रेफर किया है, तो बोलता मुझे मेरे दोस्त ने रेफर किया कि यहाँ से मेरे को लोन लेना चाहिए। तो रेफर का मतलब कि आप अपने कस्टमर को कहीं पे रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक सर्विसेज है, बदले में आप कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेफरल सर्विसेज। तो रेफरल में क्या होगा कि बैंक अपने कस्टमर्स को किसी थर्ड पार्टी को रेफर करेगा, जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी को रेफर कर सकता है कि उस कंपनी का इंश्योरेंस ले लो। मान लीजिए अगर हाउसिंग लोन लिया है तो बैंक ने उसको रेफर किया कि उस कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, तो वो एक तरीके का रेफरल सर्विस हो गया। उस इंश्योरेंस कंपनी से बैंक उसके लिए कमीशन या फी चार्ज करेगा। या बैंक ने कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कस्टमर को रेफर की कि आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, तो उसको बोला जाता है रेफर करना। जैसे कस्टमर कई बार हमारे पास लोन लेने आता है तो हम उससे भी पूछते हैं ना आपको किसने रेफर किया, तो बोलते हैं मेरे दोस्त ने, तो वही होता है हमारा रेफरल सर्विसेज। तो इसमें बैंक रेफर करता है। और अदर देन इंश्योरेंस, और ये भी क्या होता है, इसमें कोई बैंकों का रिस्क नहीं होता, ठीक है, इसमें डू ओनली फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट अदर। तो इसमें बोला है कि जो बैंक है वो रेफरल सर्विसेज देगा, डू सो ओनली फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट अदर देन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको लेके बैंक जो है रेफरल सर्विसेज दे सकता है, और ये नॉन रिस्क पार्टीज, मतलब इसमें बैंकों का कोई खुद का रिस्क नहीं होता। फिर नीचे आपको डेफिनेशन दी रेफरल सर्विसेज क्या होता है। तो ये अरेंजमेंट है किसके बीच में, बैंक और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइडर है तो उसके और बैंक के बीच में ये अरेंजमेंट है फॉर रेफरिंग द कस्टमर ऑफ बैंक टू थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइडर। तो इसमें बैंक जो अपने कस्टमर्स को उस थर्ड पार्टी को रेफर करता है, और ये अरेंजमेंट जो है रेफरिंग के बैंक और थर्ड पार्टी के बीच में एक अरेंजमेंट होता है जिसमें बैंक अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट थर्ड पार्टी कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उसको जो है अपने कस्टमर्स को उसको बैंक रेफर करता है। और इसमें बोला है कि बैंकों को रेफरिंग सर्विसेज अलाउ है, पर उसको कुछ कंडीशंस बैंकों को माननी पड़ती है। पहली बात, जो थर्ड पार्टी है तो उसका प्रॉपर बैंकों को केवाईसी, जो थर्ड पार्टी जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो इशू कर रही है, तो थर्ड पार्टी या बैंक उसको प्रॉपर जो कस्टमर की केवाईसी पॉलिसी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइंस है उसको मानना पड़ता है कस्टमर को लेकर, ठीक है, कस्टमर को प्रॉपर केवाईसी चेक करेगा या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइंस है बैंकों को और उस थर्ड पार्टी को ये बात माननी पड़ेगी, मतलब केवाईसी को प्रॉपर मानना पड़ेगा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइंस है उसको भी मानना पड़ेगा। और एक और बात कि बैंक जिस थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर रहा है तो बैंकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी इस तरह से हो कि बैंकों को कोई रेपुटेशन रिस्क ना हो। मतलब बैंक ने मान लीजिए किसी कंपनी को रेफर किया कि उस म्यूचुअल फंड के कस्ट जो है उसमें इन्वेस्ट कर लो, अपने कस्टमर को रेफर किया, और फिर बाद में पता लगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो तो कोई फ्रॉड कंपनी है, तो इसमें बैंकों का भी नाम खराब हो गया ना। कस्टमर बोलेगा कि आपके कहने पे हमने उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो एक तरह से जो बैंक है उसका रेपुटेशन खराब हो गया। तो जिस थर्ड पार्टी को आप चूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं है, कहीं उसकी वजह से आपको कोई रेपुटेशन रिस्क ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बाद में आपकी इमेज खराब हो जाए अगर वो फ्रॉड या कुछ और आता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट बोला है कि जो भी बैंक है बैंकों को ये बात एकदम क्लियर कर देनी है कस्टमर को शुरुआत में ही कि जो भी जिस कंपनी की सर्विसेज को हम आपको रेफर कर रहे हैं वो उसमें हमारा कोई रिस्क नहीं है, मतलब वो आपकी वॉलंटरी आपकी मर्जी से है, अगर आपको सही लगे तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट लो, पर इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात बैंकों को एकदम क्लियर कट कस्टमर को स्टार्टिंग में बतानी है। लास्ट बोलना है कि जो आपका थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसको जो है रेगुलेटर की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, वो माननी पड़ेगी। जो जो गाइडलाइंस लागू होती है तो वो सारी रेगुलेटर की गाइडलाइंस उस थर्ड पार्टी को भी मानना पड़ता है। और जो बैंक है बैंक भी जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग उसको बैंक पूरा करेगा। तो इसके साथ जो ये रेफरेंस सर्विसेज है ये भी यहाँ पे हो गया। तो रेफरेंस सर्विसेज में क्या है, ये अरेंजमेंट है, सॉरी रेफरल सर्विसेज, तो ये अरेंजमेंट है जिसमें बैंक और जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में एक अरेंजमेंट होता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को उस थर्ड पार्टी को रेफर करते हैं। और इसमें 4 कंडीशंस है जिसके हिसाब से जो है ये रेफरिंग सर्विसेज की परमिशन बैंकों को है, रेफर सर्विसेज की। तो पहला है कि केवाईसी और जो एएमसी यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो गाइडलाइंस है ये बैंकों को और उस थर्ड पार्टी को मानना पड़ेगा। दूसरा, जिस थर्ड पार्टी को बैंक अपने कस्टमर को जिस थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट रेफर कर रहा है तो वो जो थर्ड पार्टी है उसको अच्छे से देखना है बैंकों को, कहीं ऐसा इशू ना हो जाए कि बैंकों को रेपुटेशन रिस्क हो जाए। अगर वो थर्ड पार्टी कोई फ्रॉड है जिसको बैंक ने रेफर कर दिया तो बैंकों का रेपुटेशन रिस्क भी इसमें हो सकता है। और बैंकों को ये बात कस्टमर को क्लियर कट बतानी है कि हम आपको रेफर कर रहे हैं, जो फाइनल डिसीजन आपका है इसमें हमारा कोई रिस्क इसमें नहीं है। मतलब बैंक कोई टाइप का गारंटी नहीं दे रहा कि उस टाइप के प्रोडक्ट ले लो तो आपको कोई इशू नहीं होगा, तो वो आपकी अपनी मतलब अपनी मर्जी है, बैंकों का कोई भी इसमें रिस्क नहीं है। लास्ट है कि जो थर्ड पार्टी है उसको प्रॉपर गाइडलाइंस जो है माननी पड़ती है और बैंकों को भी इसके रिगार्डिंग आरबीआई की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है रिटेलिंग ऑफ कॉमन सिक्योरिटीज। तो इसमें आपको बोला है ये भी एक टाइप की पैरा बैंकिंग एक्टिविटी होती है।
सो रिटेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या होगा कि जो बैंक है उसको परमिशन दी जाएगी कि वो बैंकों का ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बेचने का काम कर सकता है, ठीक है, बिजनेस कर सकता है वो रिटेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक बेच सकता है। और इसके लिए कुछ कंडीशंस उसको होती है जो बैंकों को माननी पड़ती है। पहली बात है कि बैंक बाई या सेल कर सकता है, मतलब बेच या खरीद सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किस रेट पे, जो भी उस टाइम पे मार्केट रेट चल रहा होगा उस रेट पे। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि टाइमिंग को लेके कि कब सेल किया या परचेज किया, उसके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस है, किसी भी टाइप का टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकता है किस रेट पे, मार्केट रेट जो चल रहा होगा उस रेट पे। और बदले में बैंक अपना जो कमीशन है वो इसमें चार्ज करता है। और इसमें बोला है कि जो इस पे जो रेट चलेगा आपका मार्केट रेट या मार्केट यील्ड के हिसाब से होगा। और कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है बैंकों के द्वारा बेची या खरीदी तब तक नहीं जाएगी जब तक बैंकों का एक एसजीएल अकाउंट है जो कि वो आरबीआई के साथ मेंटेन रखता है, तो उसका जो डेटा है या तो फिजिकल स्क्रिप्ट में या फिर एसजीएल अकाउंट में वो मेंशन होना चाहिए कि इस सिक्योरिटी को बैंकों ने होल्ड किया हुआ है, तो एसजीएल अकाउंट में वो डेटा मेंशन होना चाहिए कि इस सिक्योरिटीज को बैंक ने खरीदा या बेचा है। जैसे ही आप कोई सिक्योरिटीज बेच देते हैं तो उसके बाद बैंक जो है उस सिक्योरिटीज में से जो उसका अमाउंट होगा जितने का भी सिक्योरिटीज है तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट या जो एसएलआर असेट्स है, एसएलआर में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको भी एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो, तो अगर एसएलआर अकाउंट में उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा हुआ है तो उसमें से उसको बैंकों को हटाना पड़ेगा। और बैंकों को प्रॉपर जो है इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म भी रखना होता है, प्रॉपर कंट्रोल इसके रिगार्डिंग कि किस तरह से जो काम हो रहा है। और इसकी जो है प्रॉपर ऑडिट भी बैंक कराता है, कंकरेंट ऑडिट भी होती है और आरबीआई टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देता है ऑडिटर को, तो उस हिसाब से इसकी प्रॉपर ऑडिट भी जो है की जाती है। तो ये आपका हो गया रिटेलिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जा रहा है बैंक के द्वारा। और जो उस टाइम पे मार्केट रेट होगा उसी रेट पे ही होगा। और इसका जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा है बेच रहा है इसको तभी माना जाएगा जब बैंकों का या तो फिजिकल स्क्रिप्ट में या फिर एसडीएल अकाउंट में इसका जो है एंट्री होगा। और जैसे ही कस्टमर को बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी तो एसएलआर और अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उसको माइनस कर देगा क्योंकि वो भी बिक गया इसीलिए। और नेक्स्ट इसमें बोला है कि प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म होगा और इसकी प्रॉपर जो है ऑडिट भी कराई जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका मेंबरशिप्स ऑफ सेबी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेबी अप्रूव स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी ने जिन स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल दिया हुआ है तो उसकी बैंक मेंबरशिप कर सकता है। तो इसमें बैंकों का रोल क्या रहेगा, क्लियरिंग रहेगा, जो पेमेंट सेटलमेंट का जो क्लियरिंग रहता है तो उसी काम के लिए जो है बैंकों को मेंबरशिप दी जाती है सेबी के द्वारा अप्रूव जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके द्वारा। ठीक है, तो उसमें जो ऑथराइज डीलर के कैटेगरी वन बैंक है तो वो जो है क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं किसी भी करेंसी या डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ सेबी के द्वारा जो सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके लिए बैंक जो है क्लियरिंग या पेमेंट कर सकते हैं। बट ये सारी कंडीशंस माननी पड़ेगी। पहला कि जो नेट वर्थ है बैंकों की वो 500 करोड़ होनी चाहिए कम से कम। दूसरा सारी की सारी जो मिनिमम कैपिटल की जो बात की है वो मेंशन करना है, मेंटेन करना है बैंकों को इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तीसरा जो एनपी है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा लास्ट जो 3 साल है उसमें बैंकों का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस मेकिंग बैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक जो है पेमेंट या सेटलमेंट, मतलब जो सेटलमेंट होता है क्लियरिंग मेंबर का काम जो है कर सकते हैं। और जो भी बैंक जो कि क्लियरिंग मेंबर का या ट्रेडिंग मेंबर का जो काम कर रहे हैं तो उनको अपना अपना और अपने जो क्लाइंट का डेटा अलग अलग रखना है क्योंकि बैंकों ने भी स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक में ट्रेडिंग की है। और उनका जो क्लाइंट है, उनके जो कस्टमर है जिसके बिहाफ पे बैंक स्टॉक ट्रेडिंग में जो है क्लियरिंग या पेमेंट करा रहा है तो उनका डेटा बैंकों को अलग अलग इसमें रखना है। और इसके बाद इसमें बोला है कि बैंकों को सेबी के द्वारा भी कुछ नॉर्म्स होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। तो एक बैंक जिसको प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो इतनी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। पहली कंडीशंस है कि सेबी ने जो भी गाइडलाइंस बताए हैं, जो भी नॉर्म्स बताए हैं तो उन गाइडलाइंस को बैंक मानेगा। जो भी रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज ने या सेबी ने जो गाइडलाइंस बताई है तो उसको बैंक सेटिस्फाई करेगा। जो मेंबरशिप क्राइटेरिया के लिए जो गाइडलाइंस है वो बैंकों को माननी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट इसमें बोला है कि जो बैंक है दूसरा पॉइंट इसमें बोला है कि बैंकों के द्वारा एक प्रॉपर अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि इसका कंट्रोल मेजर्स देखेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें बोला है कि बैंक जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में तो वो अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं करेगा। बैंकों का जो रोल है इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा उस हद तक कि वो सिर्फ क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स करेगा, मतलब बैंक अपने अकाउंट में कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं करेगा और सिर्फ क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो काम होगा क्लाइंट के बिहाफ पे वही सब जो है बैंक इसमें देखेगा। बैंक किसी भी टाइप की पे इन ऑब्लिगेशंस को नहीं बोलेगा, जो भी इसके क्लाइंट्स है उनकी किसी भी पे इन ऑब्लिगेशंस को बैंक नहीं मानेगा। और बैंकों का जो पे इन ऑब्लिगेशंस एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है उसके रिगार्डिंग जितना भी है उतना ही ऑब्लिगेशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अगर बैंक शैल नॉट मीट पे इन ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस, तो अगर उसकी जो क्लियरिंग पर्पस के लिए जो उसको पे इन ऑब्लिगेशन है उसको तो मानेगा, लेकिन उसके अलावा कोई और होगा तो उसको बैंक नहीं मानेगा। ठीक है, और पे इन ऑब्लिगेशन है उसमें कंडीशंस है कि जो बोर्ड ऑफ अप्रूव डायरेक्टर के द्वारा जो अप्रूव किया गया है कि इतने रजिस्टर्ड क्लाइंट में आप इतना ही कर सकते हो, तो उस लिमिट के तहत ही वो होगा। और उसमें बैंकों का नेटवर्थ या क्या है वो सब इसमें मॉनिटर किया जाएगा। और बैंकों को जो भी मार्जिन है, जो भी मार्जिन के रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस के हिसाब से जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात की है, तो वो बैंकों को भी माननी पड़ेगी। इसके साथ जो ये वाला टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या क्या था कि सेबी के द्वारा जो अप्रूव स्टॉक एक्सचेंज है जिनको सेबी कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, तो उन स्टॉक एक्सचेंज में बैंक क्लियरिंग मेंबर का काम कर सकता है, पेमेंट और क्लियरिंग का काम इसमें कर सकता था। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि कम से कम नेट पर 500 करोड़ होना चाहिए, और 3% से ज़्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए, पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और जो कैपिटल है मिनिमम कैपिटल वो मेंटेन करनी है। फिर इसके बाद बोला कि बैंकों का इसमें रोल सिर्फ पेमेंट और सेटलमेंट तक ही रहेगा, जो भी पेमेंट है वो कराने उससे ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। और इसके साथ बैंकों को जो सेबी है, सेबी की जो गाइडलाइंस है वो भी बैंकों को उसमें माननी पड़ेगी। जो गाइडलाइंस सेबी ने इसके रिगार्डिंग दी है तो वो सारी गाइडलाइंस बैंकों को माननी पड़ेगी। दूसरा, बैंकों की प्रॉपर बोर्ड ऑफ अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि इस मेजर्स में उसको कंट्रोल सब करने का काम करेगी। और इसमें तीसरा पॉइंट बोला है कि बैंकों का रोल सिर्फ रिस्ट्रिक्शन रहेगा ऑनली टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो बैंकों का मेन काम इसमें क्या होगा, क्लियरिंग और सेटलमेंट कराना। जो ट्रांजेक्शन हो रही है क्लाइंट्स के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसका क्लियरिंग और सेटलमेंट का रोल ही इसमें बैंकों का रहेगा। इसके अलावा इसमें बैंकों का कोई और रोल नहीं रहेगा। अगर बैंक पे इन ऑब्लिगेशन कर रहा है तो जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है तो उसके रिगार्डिंग जो उसकी पे इन ऑब्लिगेशन है सिर्फ उसके लिए ही बैंक करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा। और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो कंप्लाइंसेस है उसको बैंकों को मानना पड़ेगा कि कितना कितना मार्जिन रखना, तो उस मार्जिन रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंसेस को भी बैंक पूरा करेगा। चलो, इसके साथ ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रोकरिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो कोई भी बैंक ब्रोकरिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे कि कोई भी एग्री प्रोडक्ट हो गया, गोल्ड सिल्वर, तो उनके डेरिवेटिव को बोला जाता है। तो उसके लिए जो है ब्रोकरिंग सर्विसेज बैंक कर सकता है। ठीक है, तो वो एक तरह का पैरा बैंकिंग एक्टिविटी में काउंट होता है। तो क्या क्या है इसमें बोला हुआ है। पहला बोला है कि पहला, कोई भी बैंक जो है ये ब्रोकरिंग सर्विसेज एक्टिविटी नहीं कर सकता कमोडिटी डेरिवेटिव ऑफ सेबी। और एक अलग से बैंकों को उसको इसकी एक सब्सिडी ओपन करनी पड़ेगी इस पर्पज के लिए। मतलब बैंक खुद से नहीं कर सकता ये ब्रोकरिंग सर्विसेज, इसके लिए बैंकों को अलग से एक सब्सिडी ओपन करनी पड़ेगी, और इसको ये सारी कंडीशंस माननी पड़ेगी। जो भी सब्सिडी है तो उसके लिए पहले से तो जो उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके द्वारा एक अप्रूवल जो है आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा कंट्रोल रिस्क को लेके, कि किस तरह से जो है रिस्क कंट्रोल मेजर किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपकी सब्सिडी होगी वो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस मानेगी। जो जो अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट सेबी ने बोला है इसके रिगार्डिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव के रिगार्डिंग जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बैंक स्ट्रिक्टली उसको जो है मानेगी। ठीक है, जो सब्सिडी है उसको स्ट्रिक्टली उसका पालन करेगी। तो यही आपका ब्रोकरिंग सर्विसेज है। तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है वहाँ पर बैंक ब्रोकरिंग सर्विसेज जो है कर सकता है। कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है कि कमोडिटीज जैसे गोल्ड सिल्वर, तो इसकी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग बैंक ब्रोकरिंग सर्विसेज इसमें कर सकता है। बट कंडीशन है कि एक अलग से सब्सिडी बनानी पड़ेगी, और प्रॉपर बोर्ड ऑफ अप्रूव एक जो है सब्सिडी जो है वो बोर्ड ऑफ अप्रूव एक रिस्क कंट्रोल जो है मेजर्स उसमें लिए जाने चाहिए। और तीसरा, जो मार्जिन को लेकर जो कितना मार्जिन इसमें रिक्वायरमेंट है तो उसको लेके प्रॉपर कंप्लाइंसेस जो कि सेबी बताता है तो वो भी इसमें मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल आप जानते हैं कि अलग अलग वेंचर कैपिटल जनरली होता क्या है कि ज़्यादातर जो नए जो नई नई स्टार्टअप ओपन हो रही है तो उनको पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए जो पैसा अवेलेबल कराना होता है वो होता है वेंचर कैपिटल। वो मार्केट में आईपीओ नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में अगर वो शेयर्स इशू करेंगे तो उनके शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, और उनको अलाउ भी नहीं है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है काफ़ी रिस्की हो जाएगी। क्योंकि जो वेंचर है वो नई नई कंपनी से, उनका भविष्य अभी नहीं पता कि वो क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं तो वो वेंचर कैपिटल में जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखा है इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड। तो बैंक जो है वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती है। एक अलग से हमने चैप्टर भी देखा था वेंचर कैपिटल का, इसमें बोला है कि अगर वेंचर कैपिटल की एक्टिविटी में अगर बैंक इन्वेस्ट कर रही है तो बैंकों को मालूम है कि ये इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, काफ़ी रिस्क होता है इस तरह के एक्सपोजर में जो बैंकों ने इन्वेस्ट किया वेंचर कैपिटल में। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल में आपको बताया कि कोई कंपनी नई नई शुरू होने जा रही है तो उसको पैसे की ज़रूरत है। कोई नई कंपनी है, कोई नया आइडिया आया, उसके हिसाब से एक नई कंपनी बनाई जा रही है, कोई नया स्टार्टअप ओपन किया जा रहा है, तो उसका भविष्य नहीं मालूम। मतलब उसमें 50% रिस्क भी है और 50% नहीं भी है। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो वेंचर कैपिटल को माना जाता है। वेंचर मतलब कोई भी पर्सन नया बिजनेस शुरू कर रहा है और उसको जो है
पैसे की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो अपना भी पैसा लेके आया, वो मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकता क्योंकि शेयर मार्केट में अलाउ नहीं है कोई भी कंपनी आके अपने शेयर इशू कर सके, ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक है, लोग भी उसको शेयर में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। तो इसीलिए जो है बैंक या कोई लोग जो कि काफी रिस्क लेना पसंद करते हैं तो वो वेंचर कैपिटल के थ्रू जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बैंक भी जो है उसमें अलाउ है कि बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट बैंकों को इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें, ठीक है, तो बैंकों को प्रॉपर मेजरमेंट लेने चाहिए इसके लिए। और अगर बैंक किसी वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको इसके लिए बैंकों को आरबीआई से पूछना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो टू मोर देन 10% ऑफ 10% ऑफ इक्विटी या यूनिट, अगर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बैंक दिखा रहा है इस कंपनी में, इस वेंचर कैपिटल में, तो बैंकों को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो भी वेंचर कैपिटल चाहे वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड कोई भी है, तो विल बी डीम टू बी ऑन पार विद इक्विटी एंड, तो इसको जो है शेयर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इसको शेयर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो भी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर को लेकर बैंकों की सीलिंग है तो उसी सीलिंग के तहत ये आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल में जो पैसा बैंक इन्वेस्ट करा तो उसको इक्विटी में जो या कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर है उसी में इसको काउंट किया जाएगा, तो उसी लिमिट के हिसाब से उसी सीलिंग के हिसाब से बैंकों को उसमें उस वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, म्यूचुअल फंड वही हो गया। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा मिला के एक फंड मैनेजर को देते हैं और वो फंड मैनेजर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है म्यूचुअल फंड का कि अगर आप अलग अलग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो आपका पैसा पूरा ही डूब जाता है या आपको बहुत प्रॉफिट होता है। पर म्यूचुअल फंड में क्या है कि रिस्क और प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लिया जाता है जो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म विद इन ईयर, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड में ही डील करेगा, बट जो शॉर्ट टर्म के जो सिक्योरिटीज है, जो शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डील करेगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम मेच्योरिटी होगा जिसमें ये डील कर रहा है तो वो 1 ईयर होगा, 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज में जो है ये म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट नहीं करता है। तो वही हो गया मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो ये भी, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी के हिसाब से ये रेगुलेट होते हैं। और जो बैंक है, अगर बैंक भी जो है सेटअप करना चाहते हैं, अगर बैंक अपना ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाला कोई एक्टिविटी सेटअप करना चाहता है तो पहले उसको आरबीआई से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, अगर आरबीआई अप्रूवल देता है तो उसके बाद जाके सेबी को अप्रोच करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बैंक खुद से तो नहीं कर सकता, अपनी कोई सब्सिडी के थ्रू ये काम करा सकता है, तो पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और आरबीआई ने अगर क्लियर दे दिया, हरी झंडी दिखा दी कि हाँ ठीक है आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाली एक्टिविटी में डील कर सकते हैं, तो तब जाके सेबी से इसमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो ये आपका ये वाला भी टॉपिक है कंप्लीट, यहाँ पे हो गया। तो दो यहाँ पे थे कि वेंचर कैपिटल फंड में भी चाहे तो बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, ये भी एक तरीके का पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की है, तो बैंकों को प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए उस वेंचर कैपिटल में जिसमें बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। अगला बोला कि अगर 10% से ज्यादा अगर आप इक्विटी या यूनिट से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरबीआई का पहले से अप्रूवल लेना चाहिए। और जो वेंचर कैपिटल में बैंक इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको इक्विटी जैसा समझा जाता है, जैसे कि आपने इक्विटी या किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके हिसाब से जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में जो बैंकों की सीलिंग है उसी सीलिंग के तहत इसको कैलकुलेट किया जाएगा। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है यानी मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। तो बैंक अगर चाहे तो ये एक्टिविटी भी कर सकता है किसी सब्सिडी के थ्रू, लेकिन पहले आरबीआई से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, अगर आरबीआई ओके बोल देता है तब सेबी से भी इसके लिए आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो ये वाला भी जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है चेक क्लियरिंग, चेक राइटिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट, चाहे म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स है या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है, ठीक है, दोनों के लिए जो है चेक राइटिंग फैसिलिटी बैंक देता है। अब ये चेक राइटिंग फैसिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक राइटिंग में क्या होगा कि जो बैंक है, बैंक टाई अप करेंगे किसके साथ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या फिर म्यूचुअल फंड के साथ। तो बैंकों का एक टाइप रहेगा किसके रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ गिल्ट फंड या लिक्विड इनकम स्कीम्स। तो ये लिक्विड इनकम स्कीम्स है, इसमें क्या होता है कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए बैंक क्या करता है, चेक राइटिंग फैसिलिटीज देता है। उनके जो इन्वेस्टर्स है जो कि मनी मार्केट या जो शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको चेक राइटिंग की फैसिलिटीज बैंक देता है। लेकिन इन चीजों का बैंक ध्यान रखता है। पहली बात, जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो कि बैंक के द्वारा सेटअप किया गया है, तो टाई अप अरेंजमेंट होगा, जो स्पॉन्सर्स बैंक होगा उसके साथ बैंक का टाई अप अरेंजमेंट होगा। और बाकी केसेस में जो डेजिग्नेटेड बैंक है उसके साथ बैंकों का टाइप होगा। तो जो भी केस रहेगा दोनों ही केसेस में बैंकों का नाम, जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स है, जो स्कीम का ऑफर निकाला जा रहा है कि आपको इसमें चेकबुक सुविधाएं मिलेंगी, चेक राइटिंग फैसिलिटी मिलेगी, तो बैंकों का नाम जो है मेंशन उसमें होना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट में जो है मेंशन होना चाहिए। और जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें ये बात भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि टाई अप किया गया है टू ऑफर चेक राइटिंग फैसिलिटीज, इज प्योरली कमर्शियल, मतलब ये जो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और जो बैंक है उसके बीच में एक कमर्शियल टाइप है। और जो बैंक है, बैंकों का कोई इसमें अपना पर्सनल ऑब्लिगेशंस नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें पब्लिक अनाउंसमेंट में बतानी है और कम्युनिकेशन में बता रही है जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। अब इन्वेस्टर्स को पता लगा कि ये जो कंपनी है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड है मनी मार्केट, तो उसका उसमें हमें चेक राइटिंग सुविधा मिलेगी। तो चेक राइटिंग के थ्रू क्या होगा कि कभी भी जाके अपनी पेमेंट उसमें ले सकता है जब भी उसने अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचा।
तीसरा आता है कि द फैसिलिटी टू एनी सिंगल इंडिविजुअल्स कैन बी परमिटेड एट द इन्वेस्टर्स ऑप्शंस इन एनी ऑफ द ब्रांचेस। तो वो उसकी अपनी मर्जियों की जो भी बैंक है उसके किसी भी ब्रांच में जाके वो जो है इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो ये अकाउंट होगा जो चेक राइटिंग किया जा रहा है तो वो पूरा ड्राइंग अकाउंट होगा, और जो नॉर्मल अकाउंट है वो उससे डिफरेंट होगा। उसमें जो क्लाइंट की लिमिट बताई जाती है कि कितना वो ड्रॉ कर सकते हैं और इतनी कितनी चेक लिप उसको बताई जाएगी। तो ये सारा कुछ जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है उसके द्वारा पहले से प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। और जो भी ड्रॉल कस्टमर कर रहा है या जो इन्वेस्टर्स कर रहा है तो जो भी टर्म्स प्रिस्क्राइब की गई है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसको जो चेक स्लिप ड्रॉ की गई उसका पर्पज सिर्फ होना चाहिए रिडिम्पशन ऑफ होल्डिंग। तो जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है आप उस रिडिम्पशन करना चाह रहे हैं तो उसी पर्पज के लिए इस चेक को इस्तेमाल किया जाएगा, किसी और पर्पज के लिए वो नहीं होगा। मतलब जो चेक लिप्स बैंक ने दी है, चेक राइटिंग जो किया है, तो वो सिर्फ इन्वेस्टर्स अपने लिए इस्तेमाल करेगा, नॉट इन फेवर ऑफ। ऐसा नहीं कि वो चेक किसी और को दे दे, वैसे वो चेक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और उसको एक रेगुलर अकाउंट की तरह जो है ट्रीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की तरह ही होगा और इट शुड नॉट बी यूज्ड एज रेगुलर। कहीं ऐसा नहीं हो कि चेक लीव दिया गया तो उसको नॉर्मल रेगुलर अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाए, नहीं। ये जो चेक लीव दिया गया इसका स्पेशली पर्पस यही है कि जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो उसके रिडिम्पशन पर्पस के लिए आप इस चेक को इस्तेमाल करोगे, और उस चेक को कोई अकाउंट समझ के किसी और पर्पस के लिए उस चेक को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, वो है 15 डेज का, ठीक है। जो फैसिलिटीज दी गई है इन्वेस्टर्स को, तो एक 15 दिन का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ही जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको रिडिम्पशन कर सकते हैं। 15 दिन का इसमें लॉक इन पीरियड दिया गया है। और इसमें बोला है कि जो जो अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट्स, तो बैंकों को पहले से उसकी प्री फंडिंग करनी है म्यूचुअल फंड के द्वारा, और रिव्यू द फंड पोजीशन ऑन डेली बेसिस पे चेक करना है कि बैलेंस उसका कितना है, तो ताकि कस्टमर का जो चेक उसको दिया गया है तो उसमें कोई डिसऑनर इस तरह का इशू क्रिएट ना हो। और जो भी नॉर्म्स है बैंकों को इसके रिगार्डिंग जो नॉर्म्स है वो पूरे मानने पड़ते। इसके साथ जो चेक राइटिंग वाला टॉपिक है ये भी आपको कंप्लीट हो गया। तो चेक राइटिंग में था क्या एग्जैक्टली, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले या मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, तो इनको बैंक जो है जब भी ये इन्वेस्ट करते हैं तो जिनको ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो उसमें ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा कि इस बैंक के साथ हमारा टाइप है, और टाइप के साथ आपको इसमें चेक राइटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। तो उसमें उनको चेकलिप्स दी जाएंगी, कितना अमाउंट है वो भी मेंशन रहेगा, और वो चेकलिप का वो जो चेक राइटिंग बैंक ने उनको दिया है जिसके साथ म्यूचुअल फंड का टाइप था, तो उसको इस्तेमाल कस्टमर नॉर्मल अकाउंट की तरह नहीं कर सकता। जब म्यूचुअल फंड में अपनी रिडिप्शंस करेगा, अपने अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच के जिसको पेमेंट मिलेगी, तो उसी पर्पस के लिए उस चेक का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अलावा इसका कोई दूसरा पर्पस नहीं होगा। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि बैंक और म्यूचुअल फंड के बीच में टाइप अरेंजमेंट होगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अनाउंसमेंट में बतानी है कि ये बैंक है और उसके किसी भी ब्रांच से आप जाके जो है इसका पेमेंट ले सकते हैं। और ये पूरा एक तरीके का ड्राइंग अकाउंट ही होगा, और इसको बाकी नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं करना। और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होगा। इन्वेस्टर्स उस चेक को अपने इस्तेमाल के लिए कर पाएगा, वो उसके फेवर में होगी, सिर्फ अपने रिडम्पशन पर्पस के लिए। जो उसने म्यूचुअल फंड को बेच रहा है तो अब उसको पेमेंट चाहिए, रिडम्पशन चाहिए, तो सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस चेक को इस्तेमाल करेगा, किसी थर्ड पार्टी के फेवर में वो चेक को नहीं दे सकता। और उस अकाउंट में जिसके लिए चेक लिख दी गई तो उसमें किसी टाइप का डिपॉजिट अलाउ नहीं होगा, सिर्फ रिडम्पशन पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका एक लॉक इन पीरियड होगा 15 डेज, तो 15 डेज के बाद आप उसमें से रिडम्पशन कर सकते हैं उसकी हेल्प से। और वो जो ड्राइंग अकाउंट है उसको बैंक चेक करता रहेगा कितना बैलेंस है, और पहले से उसको प्री फंडिंग बैंकों को करनी पड़ेगी बाय द म्यूचुअल फंड से पैसा लेके उसको आपको प्री फंडिंग करनी पड़ेगी, उस अकाउंट को डेली बेसिस पे जो है चेक करना पड़ेगा। और भी कोई गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग तो बैंकों को वो भी माननी पड़ेगी। 18 हमने डिस्कस कर लिया। 19 लास्ट वाला आपका आता है सेफ्टी नेट स्कीम। ये भी एक टाइप का पैरा बैंकिंग एक्टिविटी में ही माना जाता है। अब ये सेफ्टी नेट स्कीम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका एक नंबर में पूछ सकते हैं। सेफ्टी नेट ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे जो कंपनी के जो प्रमोटर है वो एश्योर करते हैं कि कंपनी के शेयर्स वो खरीद लेंगे आपसे एट द आईपीओ प्राइस इफ इट्स शेयर मार्केट शार्पली डिक्लाइन विद इन 6 मंथ। तो सिंपल सी बात है, सेफ्टी नेट इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, ठीक है। एबीसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए, और शेयर्स इशू करने के लिए अभी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि क्या पता शेयर्स का कीमत बहुत कम हो जाए। मान लीजिए जो इशू प्राइस है वो 100 रुपये, 100 रुपये का एक शेयर इशू किया, तो ये जो कंपनी है ये अगर इस सेफ्टी नेट की डेफिनेशन में ये होगा कि ये जो कंपनी है एबीसी ये कमिटमेंट देगी कि आप हमारे शेयर्स लो जिसकी कीमत अभी 100 रुपये है, तो 6 मंथ तक हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। किस बात की? इसके रेट की गारंटी दे रहे हैं कि अगर 6 महीने के अंदर इसका जो रेट है डिक्लाइन हो गया, मान लीजिए इसका शेयर 100 से 80 हो गया, 70 हो गया, कितना भी डिक्लाइन हो गया, टाइमिंग भी रहता है 6 मंथ, लाइफ टाइम के लिए गारंटी नहीं है, सिर्फ पहले 6 महीनों की गारंटी ये कंपनी देती है कि अगर आपका शेयर्स का कीमत गिर गया मार्केट में, मान लीजिए 70 रुपये, 60 रुपये, 80 ऐसा हो गया, तो हम आपसे शेयर्स वापस खरीद लेंगे किस रेट पे? जिस रेट पे हमने आपको बेचा था, 100 रुपीज। तो भले ही मार्केट में इसका रेट 70 हो गया, 80 हो गया, लेकिन हम आपसे इसको वापस खरीदेंगे 100 रुपये में। तो जो शेयर होल्डर है जो उसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनका डर एक तरह से कम हो गया। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको गारंटी मिलती है कि 2 साल की वारंटी है, अगर कुछ खराब हो गया तो हम आपको फ्री में प्रोडक्ट ठीक करके देंगे, जैसे एसी रिपेयर करके देंगे अगर एसी खराब हो गया, कोई भी प्रोडक्ट। तो सेम ये वो एक तरीके का गारंटी स्कीम है।
इसमें कंपनी शेयर्स को लेकर गारंटी देती है अगर इसकी प्राइस अगर 6 महीने में, लेकिन इसका टाइम है, जैसे कुछ भी आप खरीदते हैं प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका टाइम होता है ना गारंटी 2 साल का, 1 साल का। तो ये जो सेफ्टी नेट है इसका गारंटी टाइम कितना है, 6 मंथ। ये 6 महीनों के शेयर्स के रेट को लेकर गारंटी दे रही है कि 6 महीने में अगर शेयर्स के रेट गिरे तो हम आपको जिस रेट पे हमने शेयर्स आपसे खरीदे, उसी रेट पे, जिस रेट पे आपने हमारे शेयर खरीदे आईपीओ के तहत, हम उसी रेट पे आपसे वो शेयर खरीदेंगे। भले ही वो मार्केट में वो जो शेयर है 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, कोई भी रेट चलेगा मार्केट में, हमें उस रेट से नहीं मतलब, हमने आपसे जिस रेट पे, आपने हमसे जो रेट पे खरीदा, हम आपसे शेयर उसी रेट पे खरीद लेंगे। तो जो बायर है उसका डर एकदम से कम हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स है जो उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको मालूम है कि चलो 6 महीने का तो गारंटी मिल गया, तो खुशी खुशी इसके शेयर्स ले लेते हैं। तो वही होता है हमारा सेफ्टी नेट स्कीम। ये आपको समझ में आ गया, ये एक तरह का गारंटी स्कीम आप बोल सकते हैं शेयर्स के प्राइस को लेकर। तो इसमें जो कंपनी का प्रमोटर है वो एश्योर करता है कि वो शेयर्स को बाय बैक करेगा कहाँ से, जो भी एप्लीकेंट्स है जिन्होंने उसके शेयर्स आईपीओ प्राइस में खरीदे, इफ द स्टॉक यानी जो शेयर्स की कीमत है फॉल्स शार्पली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर लिस्टिंग। तो 6 महीने के अंदर अगर उसका प्राइस गिर गया तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम ही आपसे, जो प्रमोटर है वो बोल रहा है कि हम ही आपसे शेयर्स उस रेट पे खरीद देंगे। तो वही होता है सेफ्टी नेट स्कीम। और ये जो स्कीम है पहली बार जो है रेगुलेटर जो हमारा सेबी है वो 2012 में लेके आया था। और सेबी ने इसको लेके नॉर्म्स बनाए थे कि जो सेफ्टी नेट स्कीम है तो क्या ऐसा होगा। और फिर एक स्टडी किया गया, उसमें पता लगा कि जो 62% ऑफ 117 कंपनीज, तो 2008 से लेके 2011 के बीच में 117 कंपनीज लिस्ट की गई, ठीक है, मतलब जिन्होंने अपने आईपीओ निकाले, उसमें से 62% ऐसी थी जिनका जो रेट है बहुत, वो जो शेयर्स है उसके रेट बहुत कम होने लगे, फॉल बिलो आईपीओ प्राइस। तो जिस रेट पर इशू किए थे उसमें से 62% कंपनीज ऐसे थी जिनका रेट बहुत शार्पली गिर गया था विद इन फर्स्ट 6 मंथ। तो इसलिए जो सेबी है could not make it mandatory after the proposals, the first of its kind anywhere with the objections of market player। तो इसीलिए जो है सेबी इस चीज को ये लेके आई कि सेफ्टी नेट इस तरह का जो प्रपोजल रहेगा ताकि जो शेयर होल्डर है उनका जो विश्वास है नए शेयर्स में इन्वेस्ट करने में वो बना रहे। तो सिंपल ये एक प्रोडिक्शन आपको इसमें बताई हुई है। फिर बोला कि आरबीआई ने देखा कि कुछ बैंक या उनकी जो सब्सिडी है वो बाई बैक फैसिलिटीज दे रहे हैं सेफ्टी नेट के तहत, मतलब आप इस कंपनी के शेयर्स ले लीजिए और बैंक आपसे वो ले लेगा वापस उस रेट पे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और बैंक ऐसा कैसे कर पा रहे थे, जो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी उसके तहत ऐसा कर रहे थे। और तो बैंक कस्टमर्स को बोल रहे थे कि आप ये सिक्योरिटीज ले लीजिए, अगर इसका रेट गिरेगा तो हम आपसे इसमें खरीद लेंगे। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। और और किसी किसी केस में तो ऐसा था जो कंपनी इशू कर रही है उनको भी नहीं मालूम कि बैंकों ने ऐसी सुविधा उनकी सिक्योरिटीज के लिए दी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, ठीक है। और बहुत से केसेस में जो इन्वेस्टर्स है विल टेक रिकॉर्स टू फैसिलिटेट ऑफर व्हेन ऑनली, तो जो मार्केट रेट अगर गिर जाता है तो उसमें बैंकों को काफ़ी लॉस होता है। इसीलिए बैंक या उसकी सब्सिडीज को एडवाइस किया जाता है कि इस तरीके की जो स्कीम है, किसी भी नाम से आप उसको बुलाइए, ये स्कीम्स बैंकों को रिफ्रेन, मतलब बैंकों को मना किया गया कि इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं देना, सेफ्टी नेट वाला कोई प्रोडक्ट बैंकों को अलाउ नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। इसके साथ जो ये वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। तो सेफ्टी नेट आप समझ गए, एक तरीके का वारंटी गारंटी स्कीम है शेयर्स के प्राइस को लेके, जिसमें प्रोमोटर वादा करता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए, अगर इसके रेट्स गिरने लगे मार्केट में, 6 महीनों की वारंटी होती है कि 6 महीने में अगर इसके रेट गिर गए तो हम आपसे उसी रेट पे वापस खरीद लेंगे, वही है सेफ्टी नेट। तो बोला कि जो बैंक है ने एक डेटा आया था जिसमें पता लगा कि 117 कंपनीज 2008 से 11 के बीच जिन्होंने अपने शेयर्स लिस्ट किए, और उसमें से 62% कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स जो है पहले 6 महीने में गिर गए, ठीक है। तो फिर 2012 में सेबी इस प्रपोजल को लेके आई, और इसमें जो सेबी है उन्होंने उसने इसको मैंडेटरी तो नहीं बनाया, ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी हर कंपनी को सेफ्टी नेट वाला ऑफर देना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं था। और फिर कई सारे जो बैंक है वो अपनी सब्सिडी के थ्रू या अपने मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज के थ्रू ये सेफ्टी नेट की सुविधा देने लगे थे अपना पैरा बैंकिंग एक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, तो इसीलिए बैंकों को इस चीज़ के लिए मना किया हुआ है कि वो इस तरीके की कोई भी सुविधा कस्टमर्स को नहीं देंगे। लास्ट आपका हेडिंग आता है डिस्क्लोजर्स ऑफ कमीशंस रेम्यूनरेशंस अर्न फ्रॉम, तो जो बैंक पैरा बैंकिंग एक्टिविटी करके जो कमीशंस या जो अमाउंट अर्न कर रहा है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना उसने अर्न किया है, ठीक है। बहुत सारी हमने पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज देखी, टोटल 19 टाइप की हमने एक्टिविटी डिस्कस की। जो सेफ्टी नेट आपका लास्ट 19 है, तो 19 टाइप की हमने एक्टिविटी डिस्कस की, जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, रेफरल, इन्वेस्टमेंट, कई सारी सर्विसेज थी। और ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब जो कस्टमर्स है उनका इंटरेस्ट बना रहे और उसमें बैंकों को जो है ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट बैंक कस्टमर को दे रहा है या रेफर कर रहा है, तो उसके लिए बैंकों को बोला गया कि उनको अपने कस्टमर को डिस्क्लोज करना चाहिए कि उन्होंने कमीशन से या फी बेस से कितना इनकम अर्न किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस हो या और भी कोई फाइनेंशियल कंपनी हो या रेफरिंग प्रोडक्ट, मतलब कोई भी बैंक ने सर्विसेज दी और उससे उसने जो इनकम अर्न की, तो बैंकों को अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कितना उसको कितना इनकम मिल रहा है। और अगर बैंक ने मान लीजिए म्यूचुअल फंड या इस तरह की कोई एक्टिविटी की है
ऑफ ओनली वन म्यूचुअल फंड, मान लीजिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी या सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा, फिर भी बैंकों को ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बोला कि पीरियडिकली बैंकों को इश्यू करना पड़ेगा डिस्क्लोजर्स। जो बैंकों की बैलेंस शीट होती है तो वहाँ पे एक आता है नोट टू अकाउंट, तो उस नोट टू अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से जो है पैरा बैंकिंग से कितना कितना आपने अपनी इनकम की है। तो जो बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट है वहाँ पे बताना पड़ेगा ये एक्टिविटी की है और इतना इससे आपने कमीशन अर्न किया है। ठीक है, और नोट टू अकाउंट में ये बैंकों को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया था। फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, तो जो 31 मार्च 2010 था उसके ईयर के बाद से ये जो बैंकों को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितना वो फी उन्होंने रिसीव किया है कोई भी बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट या कोई और पैरा बैंकिंग एक्टिविटी से। बैंक इंश्योरेंस क्या हो गया कि बैंक जो है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे या किसी और एक्टिविटी से कितना आपने अर्न किया तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वही आपका हो गया डिस्क्लोजर्स ऑफ कमीशंस अर्न। तो इसमें बोला है कि बैंक चाहते थे कि जो कस्टमर्स है उसको मालूम हो कि बैंकों ने कितना अर्न किया, ट्रांसपेरेंसी बने रहे और कस्टमर्स को भी मालूम होना चाहिए बैंकों को कितना कमीशन मिला। तो इसलिए बैंकों को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है कि कितना उन्होंने अर्न किया अपना पैरा बैंकिंग एक्टिविटी से। फिर अगले में बोला कि ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बोला कि जो बैंकों की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक नोट टू अकाउंट करके कॉलम रखा है और वहाँ पे मेंशन करना है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आपने अर्न किया, कौन कौन सी एक्टिविटी है उससे आपने कितने कितने रुपए कमाए, वो सारा हिसाब किताब जो है प्रॉपर अपने बैलेंस शीट में रखना है। तो वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर था, एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी के लिए बैंकों को जो है डिस्क्लोजर रखना है। इसके साथ ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, लेटर सम अप आपका आ गया। अब इसके दो तीन क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है अप टू व्हाट एक्सटेंड ऑफ ओन कैपिटल या रिजर्व कैन ए बैंक इन्वेस्ट। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अपनी सब्सिडी है तो उसमें बैंक अपने कैपिटल और रिजर्व का, ये कैपिटल कौन सी है जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल और जो रिजर्व है उसका कितना परसेंट फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडी में बैंक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो कितना था 10% था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बैंक एक्ट। तो आपने देखा था ना कि आईडीएफ और जो एनबीएफसी जो आईडीएफ था हमारा, तो उसमें बैंक कितना कंट्रीब्यूट कर सकता था, तो वो था हमारा 49%। तो सी इसका आंसर था। तीसरा, अगर कोई भी बैंक वो प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी सब्सिडी ओपन करके, तो उसको कैसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो डीलरशिप हमने एक्टिविटी देखा था ना, प्राइमरी डीलर की तरह बैंक एक्ट करता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। तो उस केस में बैंकों को जो है एनबीएफसी विद आरबीआई ऐसे करके वो रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर वो सब्सिडी है तो उसको एनबीएफसी विद आरबीआई के साथ उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी बैंक इंश्योरेंस बिजनेस करना चाह रहा है और उसके लिए बैंकों का जो ऑन फंड है वो कितना इसमें होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 1,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। और आपने उसमें अगर इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में, तो इन्वेस्ट करने के बाद उस सब्सिडी कंपनी में, तो फिर इन्वेस्ट करने के बाद आपको 500 करोड़ कम से कम आपके पास जो है नेट ऑन फंड होना चाहिए। अगर हम टोटल फंड की बात करें कि कोई बैंक अगर इंटरेस्टेड है तो जो मिनिमम उसका ऑन फंड है वो कम से कम 1,000 करोड़ तो इसमें होना चाहिए। चलिए, ये आपका डी जो है इसका आंसर हो गया सी, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया सी। इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत डिटेल में था क्यों, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमने आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से डिटेल किया। जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटीज पढ़ी सारा कुछ आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में था, और आप आरबीआई के मास्टर सर्कुलर जानते हो कितना डिटेल में सब कुछ रहता है ना, तो इसीलिए चैप्टर बहुत ज्यादा आपका डिटेल में था। चलिए, मेन मेन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।